दोस्तों, स्टडी विज्ञान प्रकाश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की बीईओ यानी कि खंड शिक्षा अधिकारी की प्रारंभिक परीक्षा के लिए यह प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है। अब तक हम लोग प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा का सिलेबस और 4 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर चुके हैं, तो इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, जाकर अभी देख लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज प्रैक्टिस सेट नंबर 5 और पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ये प्रश्न फ्रेंड्स यूपीपीएससी के द्वारा आरओ की जो पुनः परीक्षा हुई थी 2016 वाली आरओ 2016 के लिए जो पुनः परीक्षा हुई थी उसी परीक्षा से लिया गया प्रश्न है। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखो, फसलों के नाम दिए गए हैं और खरपतवार के नाम है। तो गेहूं में एक खरपतवार होता है फलेरिस माइनर, ये सही है। धान में बथुआ पाया जाता है क्या? नहीं, बथुआ जो है ये रबी फसलों में पाया जाता है। तो ये जो हमारा कथन है ये गलत है, यानी कि यही हमारा आंसर बनेगा। मटर में प्याजी पाया जाता है और बरसीम में कासनी, तो उत्तर बनेगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करिए और इसके बाद ये जो कूट है यहीं से आपको आंसर देना है। तो फसल है और किस मौसम की फसल है इससे आपको मैच कराना है। सूरजमुखी की फसल यह सभी मौसम में पाई जाती है, यानी कि ए का 4 आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। खरबूजा जो है यह जायद की फसल होती है। कपास और अलसी तो रबी की फसल हो गई आपकी, और कपास जो है यह खरीफ की फसल होती है। तो इस प्रकार से जो आपका यहाँ पर विकल्प बी है यह करेक्ट है। फसलों के बारे में अपने नोट्स अच्छे से तैयार करना, क्योंकि फसलों के बारे में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डिफेंस एक्सपो 2022 पर विचार करिए। यहाँ पर 2 कथन दिए गए हैं। 3 दिन चलने वाला डिफेंस एक्सपो के अंतिम दिन गुजरात के गांधीनगर में 451 सहमति पत्रों पर दस्तखत किए गए, जिनमें 1.53 लाख करोड़ रुपए के करार किए गए हैं। ये कथन बिल्कुल सही है। जैसा कि आप जानते हैं डिफेंस एक्सपो 2022 इसका आयोजन गांधीनगर गुजरात में किया गया था, ये भी याद रखना, इससे एक अलग क्वेश्चन बन सकता है। दूसरा पॉइंट है, रक्षा सचिव अजय कुमार ने बताया कि डिफेंस एक्सपो के 12वें संस्करण में पिछले व्यापारिक सौदों को सभी रिकॉर्ड टूट गए हैं और एक तरीके से डिफेंस एक्सपो 2022 अब तक के सभी डिफेंस एक्सपो में सबसे सफल एक्सपो माना जा रहा है। तो यहाँ पर दोनों ही कथन बिल्कुल सही है, यानी कि ऑप्शन सी हमारा उत्तर बनेगा। अगला क्वेश्चन है कि राफेल विमान पर विचार करें। राफेल लड़ाकू विमान एक मल्टी रोल फाइटर विमान है जिसे फ्रांस की डेसाल्ट एविएशन नाम की कंपनी बनाती है। तो यह बिल्कुल सही कथन है। राफेल ए, बी, सी और एम श्रेणियों में 1 सीट और डबल सीट और डबल इंजन में उपलब्ध होता है। तो दोनों ही कथन बिल्कुल सही है, यानी कि ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है। भारत को अब 5वीं पीढ़ी के विमानों की जरूरत पड़ रही है, क्योंकि दुनिया के लगभग सभी देशों के पास उन्नत किस्म के लड़ाकू विमान है, जिसके लिए भारत ने फ्रांस की डेसाल्ट एविएशन के साथ यह समझौता किया है। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी कि एनजीटी की स्थापना कब हुई थी? 2007, 2008, 2009 या फिर 2010? तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट है। देखिए फ्रेंड्स, वर्तमान समय में एनजीटी के जो इस समय चेयरमैन हैं वो हैं जस्टिस आदर्श कुमार गोयल। तो 2010 में राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के तहत पर्यावरण बचाव और वन संरक्षण और अन्य प्राकृतिक संसाधन सहित पर्यावरण से संबंधित किसी भी कानूनी अधिकार के प्रवर्तन और क्षतिग्रस्त व्यक्ति अथवा संपत्ति के लिए अनुतोष और क्षतिपूर्ति प्रदान करना और इससे जुड़े हुए मामलों का प्रभावशाली और तीव्र गति से निपटारा करने के लिए किया गया। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पर देश के नाम दिए गए हैं और लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्रों के नाम दिए गए हैं। कजाकिस्तान का कारागांडा है, यह बिल्कुल करेक्ट है। यूक्रेन में क्रिवाय राग, यह यूक्रेन का लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र है, यह भी सही है। जर्मनी का नॉर्मंडी बताया जा रहा है, जो कि गलत है। फ्रांस का पिरेनीज बताया गया, जो कि सही है। तो हमारा उत्तर बनेगा ऑप्शन सी, नॉर्मंडी। ये कहाँ पर स्थित है फ्रेंड्स? तो नॉर्मंडी जो है मिलेगा ये आपको फ्रांस में मिलेगा। आपको बता दें कि पिकार्डी, नॉर्मंडी और लायर घाटी, ये 3 घाटियाँ हैं जो फ्रांस में हैं और यहाँ पर गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक होता है।
तो सही जवाब बनेगा ऑप्शन सी जर्मनी। नॉर्मंडी जो है यह कहाँ पर है, तो फ्रांस में है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अफ्रीका के पश्चिमी तट पर नहीं स्थित है? अफ्रीका के पश्चिमी तट पर नहीं स्थित है, कौन सा? गैबन, बोत्सवाना, लाइबेरिया या फिर अंगोला। और इसमें सही आंसर क्या है? सही आंसर है ऑप्शन बी यानी कि बोत्सवाना। देखो फ्रेंड्स, गैबन, लाइबेरिया और अंगोला ये पश्चिमी तट के अफ्रीकी देश हैं, ये आपको इधर मिलेंगे। जबकि अगर बोत्सवाना देखेंगे तो यह दक्षिण अफ्रीकी स्थल सीमा वाला देश है। बोत्सवाना नामीबिया से पश्चिम और उत्तर में, जाम्बिया और जिम्बाब्वे से उत्तर पूर्व और दक्षिण अफ्रीका से दक्षिण पूर्व और दक्षिण में घिरा हुआ है। तो मतलब ये कि जब भी आप पढ़ें ऐसे प्रश्नों को तो जो आपका मैप है उसको ध्यान से देखें, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? यह प्रश्न भी लिया गया है यूपीपीएससी आरओ 2016 की पुनः परीक्षा से। तो वन अनुसंधान संस्थान यह स्थित है कहाँ पर? देहरादून में। FRI फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? देहरादून में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, इकोनॉमिक्स नोबेल पुरस्कार 2022 किसे प्रदान करने की घोषणा की गई है? जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी लोग जानते हैं, अक्टूबर के महीने में प्रतिवर्ष नोबेल पुरस्कारों की घोषणा की जाती है और उसके बाद 10 दिसंबर को यह पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। तो इकोनॉमिक्स का जो नोबेल पुरस्कार होगा इस साल बेन एस बर्नानके, डगलस W डायमंड और फिलिप H डायबीगो को संयुक्त रूप से प्रदान किया जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन का यहाँ पर ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। तो इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज की घोषणा जो की गई है उसमें ये 3 नाम शामिल हैं, ये आपको याद होने चाहिए। और देखो ये जो तीनों लोगों की समिति है, मतलब ये जो तीनों लोग हैं, तो इकोनॉमिक्स की जो समिति है जिसने इन तीनों व्यक्तियों को, इन तीनों महान व्यक्तियों को संयुक्त रूप से इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार देने की बात कही है। तो इसके पीछे तर्क ये है कि पुरस्कार विजेताओं ने, तीनों पुरस्कार विजेताओं ने विशेष रूप से वित्तीय संकट के दौरान अर्थव्यवस्था में बैंकों की भूमिका के बारे में हमारी समझ में काफ़ी सुधार किया है। और उनके रिसर्च में एक महत्वपूर्ण खोज यह निकली है कि बैंक को पतन से बचना क्यों इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, दादा साहब फाल्के अवार्ड 2022 किसे देने की घोषणा की गई है? दादा साहब फाल्के अवार्ड 2022 ये दिया जाएगा किसको? आशा पारेख को। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट है। अच्छा, दादा साहब फाल्के अवार्ड देता कौन है? सूचना और प्रसारण मंत्रालय। तो 68वां जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार होगा उसी के दौरान यह पुरस्कार भी प्रदान किया जाएगा। 2019 का जो पुरस्कार था किसको मिला था? रजनीकांत को। और 2018 में यह पुरस्कार मिला था किसको? अमिताभ बच्चन को। अगला क्वेश्चन है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार, देखो यहाँ पर कुछ डिटेलिंग्स हैं, इसको भी आप देख लो। दादा साहब फाल्के पुरस्कार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों, फिल्म उद्योग में सम्मान का एक उच्च प्रतिष्ठित संग्रह का हिस्सा है। और ये हैं धुंडीराज गोविंद फाल्के, जिनके नाम पर इस पुरस्कार को स्थापित किया गया है। 1913 में एक फिल्म आई थी राजा हरिश्चंद्र, उसको इन्होंने बनाया था, प्रस्तुत किया था। और प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध पर विचार करें। तो पहला कथन है, यह युद्ध 1761 से लेकर 1769 के बीच लड़ा गया था, कि सही कथन है। मालाबार तट के समृद्ध व्यापार पर हैदर अली के नियंत्रण के साथ मैसूर की फ्रांसीसियों से निकटता ने अंग्रेजों के राजनीतिक और वाणिज्यिक हितों और मद्रास पर उनके नियंत्रण को खतरे में डाल दिया था, यह कथन भी सही है। हैदर अली के विरुद्ध हैदराबाद का निज़ाम, मराठा और अंग्रेज एकजुट हो गए थे। तो तीनों कथन यहाँ पर सही हैं। देखिए फ्रेंड्स, थोड़ी सी डिटेलिंग्स आप यहाँ पर देख लीजिए कि यहाँ पर वर्ष 1612 में वाडियार राजवंश के अंतर्गत मैसूर क्षेत्र हिंदू राज्य के रूप में उभरा। चिक्का कृष्णराज वाडियार द्वितीय ने वर्ष 1734 से लेकर 1766 तक इस पर शासन किया। हैदर अली जो वाडियार वंश की सेना में एक सैनिक के रूप में आया था, लेकिन अपनी कौशल क्षमता से मैसूर का वास्तविक शासक बन गया। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हैदर अली के नेतृत्व में मैसूर एक शक्तिशाली राज्य बन गया। मालाबार तट के समृद्ध व्यापार पर हैदर अली के नियंत्रण के साथ मैसूर की फ्रांसीसियों से निकटता ने अंग्रेजों के रणनीतिक और वाणिज्यिक हितों तथा मद्रास पर उनके नियंत्रण को खतरे में डाला। तो यही वजह थी कि यह युद्ध हुआ। बंगाल के नवाब के साथ बक्सर के युद्ध में अपनी सफलता के बाद अंग्रेजों ने हैदराबाद के निज़ाम के साथ एक संधि पर हस्ताक्षर किया और निज़ाम, जिसके पहले से ही मराठों के साथ मतभेद थे, उन्होंने हैदर अली से रक्षा करने के लिए
निज़ाम उत्तरी सरकार तट अंग्रेजों को सौंपने के लिए राजी हो गए। हैदर अली के विरुद्ध हैदराबाद का निज़ाम, मराठा और अंग्रेज एकजुट हो गए थे। तो हैदर अली ने कूटनीतिक रूप से मराठों को तटस्थ कर दिया और निज़ाम को अरकोट के नवाब के विरुद्ध अपने सहयोगी के रूप में परिवर्तित कर लिया। तो दोस्तों, खंड शिक्षा अधिकारी का जो सिलेबस है, टेस्ट सीरीज है, इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं और ये सीरीज़ लगातार चलती रहेगी। अगर आज के प्रश्न आपको अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और लगातार ऐसे क्वेश्चंस को पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और हाँ, टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश को जरूर जुड़िए, उससे जाके जरूर कनेक्ट होइएगा। और एक वेबसाइट है studyvidgyanprakash.com, उस पर भी लगातार विजिट आप लोग करते रहिए। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, जय हिंद।